ये हो गया कि इलेक्ट्रोलाइसिस में बेसिकली क्या क्या होता है। तो बेसिकली आपको ये याद रखना है कि केटायंस मूव कर जाता है कैथोड की ओर, एनायंस मूव कर जाता है एनोड की ओर। केटायंस जब कैथोड पर जाता है तो वहां जाकर इलेक्ट्रॉन गेन करके अपना आप को डिस्चार्ज कर लेता है, यानी कि न्यूट्रल एटम में बदल देता है। एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है Na प्लस का, Ca2 प्लस का, Al3 प्लस का। और साथ साथ दूसरा एग्जाम्पल है वाटर के रिडक्शन का, और इस रिएक्शन को भी याद रखना जरूरी है, रिडक्शन ऑफ वाटर, जिसमें वाटर इलेक्ट्रॉन गेन करके हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाता है और सॉल्यूशन में मिल जाता है OH माइनस आयन। उसी तरह से अनायंस है जो निगेटिव चार्ज होता है, अनायंस निगेटिव चार्ज है, तो ये चला जाता है एनोड की ओर। एनोड पर जाकर के इलेक्ट्रॉन लूज करके डिस्चार्ज हो जाता है। एग्जाम्पल है Cl माइनस से कन्वर्ट हुआ Cl2 में, F माइनस कन्वर्ट हुआ F2 में। और तीसरा एक रिएक्शन, ये भी एग्जाम्पल है जिसको कि रट जाना है, कि H2O का भी ऑक्सीडेशन होता है, जिसमें इससे बनता है ऑक्सीजन गैस। यानी कि वाटर का रिडक्शन और वाटर का ऑक्सीडेशन, ये दोनों प्रोसेस हो सकता है। और इन्हीं सब रिएक्शंस पर डिपेंड करता है प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। यानी कि किसी सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो हम लोगों को वहां पर क्या क्या प्रोडक्ट मिलेगा कैथोड और एनोड पर, इसी टॉपिक का नाम है प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। और उसमें इस तरह के कुछ इलेक्ट्रोड रिएक्शंस को आपको याद रखना होता है। हम लोगों को ये समझना है कि जब सिंपल इलेक्ट्रोलाइट्स हो NaCl, जिससे सिर्फ एक केटायन और एक एनायन मिल रहा हो, तो उस केटायन का रिडक्शन और एनायन का ऑक्सीडेशन हो जाता है। वैसे ही सिंपल एक ही कंपाउंड हो, एक ही इलेक्ट्रोलाइट हो Al2O3, तो इससे भी एक ही तरह का केटायन Al3 प्लस और एक तरह का एनायन O2 माइनस मिलता है, जिसका कि रिडक्शन और O2 माइनस का ऑक्सीडेशन हो गया। यानी कि ये सब सिंपल रिएक्शंस है जिसमें सिर्फ एक ही तरह का इलेक्ट्रोलाइट होने के कारण एक ही तरह का केटायन और एक ही तरह का एनायन मिल रहा है। लेकिन जब हम लोगों को दे दिया जाए मिक्सचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, तो जब मिक्सचर दे दिया जाएगा तो एक से अधिक इलेक्ट्रोलाइट हो जाएगा। जैसे एग्जांपल है Al2O3 Na3 AlF6 CaF2। इन तीनों इलेक्ट्रोलाइट्स को एक साथ मिला करके मेल्ट कर दिया गया है और उसका इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है। तो जब इस तीनों को मेल्ट किया गया तो Al2O3 से हम लोगों को मिलेगा केटायन Al3 प्लस, Na3AlF6 से सोडियम आयन और एल्यूमिनियम आयन मिला। तो दो तरह का आयन हो गया ना, Al3 प्लस और Na प्लस। फिर CaF2 भी तो है, तो इससे एक और केटायन मिल गया Ca2 प्लस। तो हम लोगों को तीन तरह का केटायन मिल गया सॉल्यूशन में। उसी तरह से जरा एनायंस के बारे में देखो, तो Al2O3 से मिलेगा O2 माइनस, और Na3AlF6 से एनायन मिलेगा F माइनस, CaF2 से भी एनायन मिलेगा F माइनस। तो अब क्या होगा कि एक से अधिक केटायन हो गया और एक से अधिक एनायन हो गया। और हम लोग सीखे हैं कि केटायंस किधर की ओर मूव करता है, तो यहाँ देखो पहले से लिखा हुआ है, केटायंस मूव टुवर्ड्स कैथोड, एनायंस मूव टुवर्ड्स एनोड। अब यहाँ पर हम लोगों के पास एक से अधिक केटायन है, तो ये सब आपस में compete करेगा, आपस आपस में ये सब रेस लगा देगा। कहाँ जाने के लिए, तो कैथोड की ओर जाने के लिए। तो एक से अधिक केटायन है तो ये सब आपस में compete करता है, रेस लगाता है केटायन कैथोड तक पहुंचने के लिए और कैथोड पर पहुंच करके रिड्यूस होने के लिए।
उसी तरह से एक से अधिक एनायन है तो ये दोनों एनायन भी आपस में रेस करता है कि कौन पहले वहां पर पहुंचेगा, और जो पहले एनोड पर पहुंचेगा वो पहले ऑक्सीडाइज हो जाएगा। वैसे ही इस तीनों तरह के केटायंस में से जो केटायन पहले कैथोड पर पहुंचेगा उसी का रिडक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 पॉइंट लिख लीजिए। द केटायन which reaches cathode is reduced and the anion which reaches anode is oxidized. That is, इतने केटायन और एनायन में से सिर्फ एक ही रिड्यूस होता है और सिर्फ एक एनायन ही ऑक्सीडाइज होता है। That is, only one cation is reduced and only one anion is oxidized. ऐसा कोई भी सब्सटेंस जिसका रिडक्शन हो रहा है उसको रिड्यूसिंग स्पीशीज कहेंगे, कोई भी सब्सटेंस जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा हो ऑक्सीडाइजिंग स्पीशीज कहेंगे। रिडक्शन किसका होगा? तो ये जनरली केटायंस का होगा, और ऑक्सीडेशन किसका होगा? तो ये एनायंस का होगा। लेकिन साथ साथ वाटर का भी रिएक्शन याद रखना है कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होता है। तो अब हम लोग ये जानते हैं कि अगर एक से अधिक केटायन हो, एक से अधिक एनायन हो, मतलब एक से अधिक रिड्यूसिंग स्पीशीज हो, एक से अधिक ऑक्सीडाइजिंग स्पीशीज हो, तो किसका ऑक्सीडेशन और किसका रिडक्शन होता है। ये लॉ ऑफ प्रिफरेंशियल इलेक्ट्रोलाइसिस, लॉ ऑफ प्रिफरेंशियल इलेक्ट्रोलाइसिस ये कहता है कि जब एक से अधिक रिड्यूसिंग और एक से अधिक ऑक्सीडाइजिंग स्पीशीज हो तो रिड्यूसिंग स्पीशीज आपस में compete करता है और ऑक्सीडाइजिंग स्पीशीज आपस में compete करता है रिएक्शन करने के लिए एट कैथोड एंड एनोड। रिड्यूसिंग स्पीशीज के बारे में क्या कहा गया कि भाई उसी रिड्यूसिंग स्पीशीज का रिडक्शन होगा, वही रिड्यूस होगा या उसी का रिडक्शन होगा। किसका? तो जिसके लिए जिसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू बाकी सबसे हाईयर हो, यानी कि जिसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हाई होता है उस रिड्यूसिंग स्पीशीज का रिडक्शन होता है कैथोड पर। और दूसरा कहा गया कि ऑक्सीडाइजिंग स्पीशीज का ऑक्सीडेशन होगा, तो एक से अधिक ऑक्सीडाइजिंग स्पीशीज है तो उसी का ऑक्सीडेशन होगा जिसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू कम होता हो। तो दो ही बात याद रखना है कि रिडक्शन किसका होगा, तो जिसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हाई हो। ऑक्सीडेशन किसका होगा? तो जिसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लोअर हो।